अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ज्वाइन कर लेते हैं बच्चे थोड़े, फिर हम करते हैं स्टार्ट। अच्छा, जो आप अस्सलाम सबके वालेकुम। ओके। मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। एक मिनट, अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, ये कर लें फिर मैं अनाउंसमेंट कर देती हूँ। अच्छा, जो कल ग्रुप में क्वेश्चंस थे डिफरेंट बच्चों की थ्योरी से रिलेटेड, उसको हम प्रॉपरली एड्रेस करेंगे एक क्लास में, क्योंकि थ्योरीज जेंडर स्टडीज का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, आज हम कंप्लीट करते हैं वेव्स, और आपकी थ्योरी थ्योरी पोस्ट मॉडर्निज्म, उसका एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद हम इस पर डिटेल्ड आप लोगों के जो सवाल है वो ले लेंगे। ज्वाइन कर लें बच्चों को, स्टार्ट करते हैं। आई थिंक काफी बच्चों ने कर लिया ज्वाइन। एम आई ऑडिबल? जी जी। जी जी। तो मैंने ये अनाउंसमेंट करनी थी कि काफी स्टूडेंट्स जो है ना वो कह रहे थे कि मैम के जो है हैंड रिटन नोट्स और दूसरा जो है मॉक, ठीक है, तो दो मॉक्स होंगे हाफ हाफ बुक के ना। हाफ सिलेबस एक में कवर होगा, हाफ एक में होगा। और नोट्स भी मैम के हैंड रिटन जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा, अब इस तरह से है कि जिस बच्चे ने मॉक देना ना, वन के उसको चार्ज करने हैं, और इसी तरह से जिस स्टूडेंट ने हैंड रिटन नोट्स मैम के लेने हैं ना, वन के उसकी फी है। तो ग्रुप में डिटेल्स शेयर कर देंगे, अकाउंट डिटेल्स। तो जो जो बच्चा जो है वो वहां पे फी डिपॉजिट करता जाए ना, जिससे मतलब कि अगर आपने सिर्फ मॉक देना है सिर्फ वन के डिपॉजिट करके, तो आप लोग जो है ना वो मॉक ले सकते हैं। और अगर आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है हैंड रिटन नोट्स लेने हैं, तो उसके लिए वन के दे के तो वो आप लोग कर सकते हैं। तो अकाउंट की डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगी, जो बंदा पेमेंट करता जाए वो उसका एसएस लेके तो जो मैम का नंबर है ना उस पर सेंड कर दे, तो फिर आपको ना जो उसका रिस्पेक्टिव ग्रुप होगा ना उसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा देर वर फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे कहा था, तो वो मैसेज कर दें, मुझे कर दें या मैम को कर दें, तो उनको हम देख लेंगे। जो बिल्कुल जो है ना वो पे नहीं कर सकते या वट एवर द केस। मैम काफी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर दिया, आई थिंक स्टार्ट कर दें बिकॉज टाइम काफी हो गया। खोल छाड़ दे वही नहीं बंद। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? अजान होना शुरू हो गई है। अजान हो लेगी तो फिर आपको समझ नहीं आएगी मेरी बात।
जो हमने जहाँ पे कल लेक्चर एंड किया था, हम लोग पढ़े थे थ्योरीज जेंडर की, ठीक है। हमने आपकी पढ़ ली थी लिबरल फेमिनिज्म पढ़ लिया था। मैम आपकी आवाज थोड़ी कम आ जी रही जी, है। ठीक आ रही। एक सेकंड। लिबरल फेमिनिज्म पढ़ लिया था, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म, ठीक है। ये चार हमने पढ़ लिए थे। आज हमने पढ़ना है दैट इज पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। एक बात याद रखनी है कि जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है दैट इज रिलेटेड टू थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। यानी जो थर्ड वेव थी ना, वो पोस्ट मॉडर्निस्टिक अप्रोच के ऊपर थी। अभी सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है, इसलिए हम इसको इसके साथ पढ़ेंगे। इसलिए मैंने कहा था हम स्टार्ट कर लेते हैं ये वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। 3 वेव्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। जो फर्स्ट एंड सेकंड वेव्स हैं दे आर क्वाइट इजी। कोशिश करनी है आप लोगों ने फोकस करना है, फोकस तो खैर तीनों पे करना है। ये ट्रिकी भी है क्योंकि इसको हमने पोस्ट मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ना है इस वेव को, तो वो आपको थ्योरी भी वहां पे समझ आ जाएगी और इस तरह से नहीं समझ। जी, वॉइस का इशू तो नहीं है? आप मैसेज कर दें सवेरा प्लीज, स्टार्ट करो। हेलो, स्टार्ट। अगर वॉइस का इशू है तो आप लोग मुझे मैसेज कर दें पर्सनल प्लीज, ताकि मुझे पता लगे। इनबॉक्स कर दें व्हाट्सएप पे। मैसेज कर दें मुझे व्हाट्सएप पे अगर वॉइस क्लियर है तो प्लीज। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, thank you। तो हमने क्या पढ़नी है, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म में आपकी पहली जो वेव है, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, उसके अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो वो आपकी स्टार्ट हुई थी 1848 से। पहले लेक्चर में जब हमने वो एक फ्लो चार्ट पढ़ा था जिसमें इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज की हमने बात की थी, उसमें हमने इन डिटेल ये वाली चीजें पढ़ी थी, ठीक है? जब रेवोल्यूशन, फिर राइटर्स एंड ऑल। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, कोशिश करेंगे कि पहले क्लास में हम इन दोनों वेव्स को कंप्लीट करें और अगली दो जो है वो हम थर्ड वेव पे रखें। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म नोट करते जाने, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। जो आपकी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है, अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये आपकी 1848 से लेके 1920 तक थी। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि एट दैट टाइम प्रॉब्लम क्या था जिसकी वजह से फेमिनिस्ट उठी थी, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम पे औरतें फेस कर रही थी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जो औरतें डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही थी, दैट डिस्क्रिमिनेशन वाज बेस्ड ऑन
एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस। ये कुछ की वर्ड्स हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। प्रॉब्लम ये था कि औरतें डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही थी। दैट डिस्क्रिमिनेशन वाज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस। की वर्ड है। अब हमने देखना है कि एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस में कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व पॉलिटिकल प्लस लीगल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इट मीन्स कि जो आपकी फर्स्ट वेव है ना, फर्स्ट वेव वो किस पे बेस्ड करती है। डिमांड्स क्या हैं बेसिकली, पॉलिटिकल राइट्स। और पॉलिटिकल राइट्स में भी कौन से, राइट टू वोट। एक बात याद रखनी है, हमने थेरीज में भी, लिबरल थेरीज में भी ये बात पढ़ी थी। जो लिबरल फेमिनिस्ट है ना, वो फर्स्ट वेव में भी है, सेकंड वेव में भी है। ठीक है, ये वाले जो लिबरल फेमिनिस्ट है ना, इनका स्कोप फर्स्ट वेव में यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड था, राइट टू वोट। सेकेंड वेव में जो उनका हॉरिजॉन है वो ब्रॉड हो गया था। ठीक है, सॉरी। अब ये जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, इसमें उन्होंने कहा था क्या, राइट टू वोट। अब जो फर्स्ट वेव के फेमिनिस्ट हैं उन्हें हम सफराजिस्ट भी कहते हैं। अच्छा, इन इन बातों को मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ कि इन चीजों को हम पहले डिटेल में इन पे बात कर चुके हैं। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में आपने सोशल, इकोनॉमिक, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स की बात नहीं करनी। अब बिग नो टू दिस। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में डिमांड क्या थी, सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स, उसमें भी राइट टू वोट। क्योंकि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में प्रॉब्लम क्या था, डिस्क्रिमिनेशन, की औरतों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कुछ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस की बेसिस पे। और वो वाले जो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस है उनमें एक तो आपकी पॉलिटिकल और लीगल डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व है, यानी आपको राइट टू वोट नहीं दिया गया। सही है, दैट वाज द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है फर्स्ट वेव में, उन्होंने कहा है कि हमें क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब उन एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपकी कौन सी चीज आ जाती है, आपके पॉलिटिकल राइट्स की बात करनी है। उनमें भी स्पेसिफिकली किसकी बात करनी है, राइट टू वोट। बात समझ आ रही, ये प्रॉब्लम है। अब हमने इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात करनी है। वो कहते हैं कि ये हमें जो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हमें क्या चाहिए, इमेंसिपेशन। ये की वर्ड्स हैं, प्लीज आपने इनके अलावा बात नहीं करनी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। किस चीज से फ्रीडम चाहिए, वी नीड फ्रीडम, वी नीड इमेंसिपेशन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। बात समझ आ रही, कौन सी डिस्क्रिमिनेशन, ये जो ऊपर हम सारी बात कर रहे हैं। ये उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, सोल्यूशन फर्स्ट वेव के जो फेमिनिस्ट थे। अब अप्रोच जो इन्होंने यूज की फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट ने, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में जो अप्रोच यूज की गई, जो तरीका यूज किया गया, कि उन्होंने कहा ये मसला है, ये उसका हल है। अब ये हल किस तरह से होगा, आप क्या हमें दें, इक्वालिटी। एंड पे जाके ना हम कंपैरिजन का एक टेबल भी बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वेव। उसमें जो की वर्ड्स हैं वो आपके ऐड कर देंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा, आसानी हो जाएगी। सही है, इन्होंने डिमांड की इक्वालिटी, इसलिए इन्हें कहते हैं इगैलिटेरियन भी कहते हैं। इन्होंने कोई रेवोल्यूशन डिमांड नहीं किया। इन्होंने सिर्फ क्या था कि इन्होंने डिमांड की कि जो आपकी फीमेल्स है ना, दे शुड बी इक्वल टू मेल्स इन ऑल एरियाज। एट द टाइम उन्हें ये लगता था कि शायद हमें इक्वालिटी तब मिल सकती है अगर हमें राइट टू वोट दिया जाए। बात समझ आ रही है,
उन्होंने जो सोसाइटी का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको चैलेंज नहीं किया। ना तो उन्होंने उसको चैलेंज किया है, ना उन्होंने डिमांड किया है कि आप उसको ओवरथ्रो करें। बात समझ आ रही है? वही वाली बात कि वो लोग, ये फर्स्ट वेव वाले, ना तो रेवोल्यूशनरी थे, ना उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को चैलेंज किया, ना उन्होंने डिमांड किया कि आप इस स्ट्रक्चर को क्या करें, ओवरथ्रो। उनकी डिमांड बस क्या है कि हमें फ्रीडम चाहिए, किससे? पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन। जो हमें पॉलिटिकली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, हमें राइट टू वोट नहीं दिया जाता। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसको ना थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हम थोड़ी सी बात करें पर्सनली, ये जो राइट टू वोट की हम बात करते हैं, अच्छा पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास, हमने प्रॉब्लम भी देख लिया डिस्क्रिमिनेशन, हमने उसका सोल्यूशन भी देख लिया, दैट इज एमेंसिपेशन। हमने अप्रोच भी देख ली, दैट इज इक्वालिटी। अब हमने देखना है कि इस वेव का एंड कहाँ पे होगा। इस वेव का एंड वहीं पे होगा ना जहां पे इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा, ये वाली प्रॉब्लम को, उसका सोल्यूशन। प्रॉब्लम क्या थी, डिमांड क्या थी? राइट टू वोट। तो इसका एंड क्या होगा कि इनको क्या दे दिया गया? राइट टू वोट। वुमेन ग्रांटेड राइट टू वोट। कब कब ये नोट कर लें, पहले भी लिखवाया हुआ लेकिन चले। न्यूजीलैंड ने औरत को राइट टू वोट दिया था 1893 में। 1848 में मूवमेंट स्टार्ट, ये वेव स्टार्ट हुई थी ना। 1893 में पहली दफा वुमेन को राइट टू वोट दिया गया। ठीक है। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया ने दिया है वुमेन को राइट टू वोट 1902 में। तीसरे नंबर पे फिनलैंड ने दिया है औरत को राइट टू वोट 1906 में। चौथे नंबर पे यूएसएसआर ने दिया है औरत को राइट टू वोट 1917 में। यूके ने 1918 में। जर्मनी ने 1919 में। अमेरिका ने सबसे एंड पे औरत को राइट टू वोट दिया है, दैट 1920। बात समझ आ रही है? उन्होंने जो उनका था ना कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अमेंडमेंट की थी। 19th अमेंडमेंट थी, ये आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 19th अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने औरत को राइट टू वोट दिया। सही है। दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में आप देखते हैं कि उनका प्रॉब्लम क्या था? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किसकी बेस पे? एक्सटर्नल फैक्टर्स की बेस पे, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस की बेस पे। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है कि आपको क्या है, कुछ आपके जो पॉलिटिकल और लीगल, दैट इज पॉलिटिकल एंड लीगल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी आपको राइट टू वोट नहीं दिया जा रहा। अब जो इसका सोल्यूशन है, दैट इज एमेंसिपेशन फ्रॉम दैट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। अब एमेंसिपेशन फ्रॉम दैट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि आप हमें राइट टू वोट दें। आप हमें राइट टू वोट कैसे देंगे? आप इक्वालिटी की अप्रोच को यूज करें। ठीक है। फिर आपने देखना है कि जो एंड है वो एंड गोल, उनका गोल अचीव हो गया था। ठीक है। 1920 तक आई ना, 1920 में यूएस ने औरत को राइट टू वोट दिया गया, तो फिर मूवमेंट 1848 से 1920 तक आई। सही है। अच्छा, एक बात याद रखनी है, जो आपकी फर्स्ट वेव है ना, फर्स्ट वेव कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने बुक लिखी थी, और एक जो जेन ऑस्टन ने बुक लिखी थी। पहले लेक्चर में ना मैं डिटेल बता चुकी हूँ, इसलिए मैं फिर कह रही हूँ, मैं इसके साथ एक्सप्लेन नहीं कर रही। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने कौन सी बुक लिखी थी? दैट वाज द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन ना। और जेन ऑस्टन ने कौन सी लिखी थी? प्राइड एंड प्रेजुडिस। इन दोनों में बताया था कि एक तो वुमेन को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, दूसरी में कि हाउ सोशल सेटअप्स किस तरह के जिसमें वुमेन को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। ठीक है। यहाँ से बात स्टार्ट हुई थी। फिर वो जो थी सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हुई, फिर नेशनल वुमेन सफरेज एसोसिएशन बनी, ये वाली स्टार्ट। तो वही फ्लो चार्ट पहले चैप्टर वाला, उसको आपने यहाँ पे, आप चाहे तो उसको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म का आगाज हुआ था सेनेका फॉल्स कन्वेंशन से। क्योंकि वो सेनेका फॉल्स कन्वेंशन जो है वो आपकी 1848 में हुई। बात समझ आ रही है? नाउ लेट्स मूव टू सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म।
सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, दैट इज बिटवीन 1960 टू 1980. सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म इज बिटवीन 1960 टू 1980. सही है? अब यहाँ पे ना एक चीज आपने याद रखनी है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव. ये जो फर्स्ट वेव आई थी ना, सेकेंड वेव इस पे क्रिटिसिज्म है. ठीक है, मतलब सेकेंड वेव इज अ क्रिटिसिज्म ऑन फर्स्ट वेव एंड थर्ड वेव इज अ क्रिटिसिज्म ऑन सेकेंड वेव. ठीक है, अब हमने देखना है कि जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, वो कैसे, हाउ इट क्रिटिसाइजेस फर्स्ट वेव. ठीक है, ये कहती है कि जो आपकी फर्स्ट वेव है ना, फर्स्ट वेव ended with a faulty assumption. ये कहती है, सेकेंड वेव कहती है कि फर्स्ट वेव ended with a faulty assumption. कौन सी faulty assumption? That political equality, that political equality will bring social, economic and educational equality. ठीक है, क्या मतलब है? फर्स्ट वेव वालों को लगता था कि अगर हमें पॉलिटिकल राइट, स्पेसिफिकली राइट टू वोट मिल जाएगा, तो हमारे सोशल राइट्स भी प्रिजर्व हो जाएंगे, हमारे इकोनॉमिक राइट्स भी प्रिजर्व हो जाएंगे, हमारे एजुकेशनल राइट्स भी प्रिजर्व हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर आ जाएगी. बात समझ आ रही है? लेकिन दैट प्रूव टू बी अ फॉल्टी assumption, क्योंकि राइट टू वोट मिलने के बाद भी आपके सोशल प्रॉब्लम्स भी वही थे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी वही थे, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स भी वही थे. समझ आ रही है? तो अब फिर क्या हुआ? दीज फैक्टर्स लीड टू सेकंड वेव, स्टार्ट ऑफ सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म. ठीक है, जो आपकी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, दैट स्टार्टेड इन पैरेलल टू सिविल राइट्स मूवमेंट. ठीक है, सिविल राइट मूवमेंट आपकी 1950s में हुई थी. ये अमेरिकन मूवमेंट है. ठीक है, सिविल राइट्स मूवमेंट आप यूएस हिस्ट्री में पढ़ते हैं इन डिटेल. जनरल ओवरव्यू इसका ये है कि सिविल राइट मूवमेंट वाज अ मूवमेंट ऑफ ब्लैक फॉर देयर राइट्स. कौन से राइट्स? वो वाले राइट्स जो बाय लॉ तो उनको मिल गए थे, लेकिन प्रैक्टिकली वो वाले राइट्स उनको नहीं मिले थे. आप इसको इन डिटेल देखिए, क्योंकि ऑफ द टॉपिक बात हो जाएगी, इस पे हम नहीं जा रहे. सिर्फ ये देखना है कि जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, दैट स्टार्टेड इन पैरेलल विद सिविल राइट मूवमेंट, कि जब ब्लैक्स उठे हैं ना अपने राइट्स के लिए, तब सेकंड वेव जो है वो स्टार्ट हुई है. अब जो आपकी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, इसमें हमने दो ग्रुप्स पढ़ने हैं. कौन से ग्रुप? लिबरल फेमिनिस्ट और रेडिकल फेमिनिस्ट. ये वाले दो ग्रुप पढ़ने हैं. अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, जो हमने लिबरल फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म में चीजें पढ़ी है ना, ये सेम है. ठीक है, फर्क ये है कि जिस तरह हमने ये पढ़ा ना कि जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट और जो जेन ऑस्टन ने बुक लिखी थी वहां से स्टार्ट हुई थी. ठीक है, जो आपकी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है ना, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म को भी लिबरल फेमिनिस्ट ही ऑन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि उन्होंने अपना एजेंडा जो है उसको क्या कर लिया था, ब्रॉड कर लिया था. सही है, इनको हम क्या कहते हैं, इगैलिटेरियन, जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है. ठीक है, इनका फोकस भी किस पे है? डिस्क्रिमिनेशन पे इनका फोकस है. ठीक है, अब इनके डिमांड्स क्या है? डिमांड्स वही है, डिमांड्स वही से स्टार्ट है. अब वो ये नहीं कहते कि आप हमारे पॉलिटिकल राइट्स खत्म कर दें, नहीं. हम क्यों कह रहे हैं कि ये एक्सपेंशन है,
ये कंटिन्यूएशन है ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की। क्या ये जो लिबरल फेमिनिस्ट है, क्योंकि ये नहीं कहते कि आप हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स हमने दिए हैं वो खत्म कर दें और बाकी राइट्स नहीं। वो कहते हैं हमारे पॉलिटिकल राइट्स प्रिजर्व होने के साथ साथ हमारे इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल राइट्स हैं उनको भी प्रिजर्व किया जाए। ये वाली बात है, सही है। अब जो ये वाली स्टार्ट हुई थी ना सेकेंड वेव, ये स्टार्ट हुई थी बुक से, दैट वाज द, नाम लिख लें बुक का, दैट वाज द फेमिनिन मिस्टीक। ठीक है, यहाँ से ये वाली आपका स्टार्ट हुआ था लिबरल फेमिनिज्म, सेकेंड वेव वाला एरिया। ठीक है, बुक का नाम क्या है? द फेमिनिन मिस्टीक। इसके राइटर है हमारे पास बेटी फ्रीडन। बेटी फ्रीडन राइटर है, उनकी बुक है द फेमिनिन मिस्टीक। अब हमने देखना है कि यहाँ पे क्या मेंशन है। ये जो फेमिनिन मिस्टीक है बुक, इसका सेंट्रल थीसिस क्या है? ये बुक कहती है कि ये एज्यूम किया जाता है जिस सोशल फैब्रिक में हम रह रहे हैं, ठीक है, वहां पे एक एजम्पशन है, वहां पे एक एजम्पशन है, एक मिथ है। और वो myth क्या है कि जो वुमेन है ना आपकी सोसाइटी की, वो इंजॉय करती हैं किसको? जो आपकी सोसाइटी की वुमेन है वो किसको एंजॉय करती हैं? फैमिली, डोमेस्टिक लाइफ। ये हमारी सोसाइटी एज्यूम करती है, ये एजम्पशन है इस बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या एजम्पशन है कि जो वुमेन है वो क्या करती हैं? एंजॉय करती हैं फैमिली, डोमेस्टिक लाइफ। लेकिन जो राइटर है वो कहते हैं कि ये एजम्पशन जो है दैट इज जस्ट अ मिथ। इस बुक में उन्होंने प्रूव किया कि सोसाइटी ये सोचती है, लेकिन ये मिथ है। इन कंट्रास्ट टू दैट, अगर हम रियलिटी की बात करते हैं तो रियलिटी क्या है हमारे पास? रियलिटी ये है कि औरतें इससे सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, रियलिटी क्या है कि जो आपकी वुमेन है दे आर अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड। They are unhappy and dissatisfied as mothers and wives. बात समझ आ रही है? क्यों? वो कह रही है इस बुक में उन्होंने फिर बताया कि रियलिटी क्या है कि औरतें जो हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं, वो अनहैप्पी हैं। किससे? इससे कि जो आपकी एजम्पशन है कि वुमेन एंजॉय करती है डोमेस्टिक लाइफ को। क्यों अनहैप्पी है? क्योंकि वही बात जो हम थेरीज में पढ़ते हैं, क्योंकि जो आपकी वुमेन है दे आर इंडिविजुअल्स। ठीक है, और जो हम डोमेस्टिक लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, जो हमने वुमेन के रोल्स असाइन किए हुए हैं, हमने अपनी सोसाइटी में जो बात करते हैं कि वुमेन के ये रोल है, चार दीवारी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और औरतें क्या है उस चीज से खुश है, ये सोसाइटी की एजम्पशन है। लेकिन इस बुक में प्रूव किया गया कि औरतें उससे अनहैप्पी हैं और डिससेटिस्फाइड है। क्यों है? क्योंकि वो इस चीज से खुश नहीं है। औरतें क्या है? इंडिविजुअल। वो आप कहती है कि आप हमें एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करें। वो कहती हैं कि ये जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, ठीक है, इसमें औरतों के लिए वुमेन हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बात समझ आ रही है? आप अब भी अपने फैमिली स्ट्रक्चर की बात कर लें, कहीं ना कहीं ये हमारे पाकिस्तान से तो इश्यूज बहुत रिलेट करते हैं, एशिया से आप कह रहे हैं। ठीक है, वुमेन हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस डोमेस्टिक लाइफ में। ठीक है, एक औरत है, आप उसकी बात कर लें, पूरे दिन की बात कर लें, उसकी रूटीन की बात कर लें, बच्चे, खामद, घर के काम,
ये आईफोन 15 प्रो जिनका भी है, आप पहले प्लीज अपने नाम से आए। आप लोग ना सारे बच्चे अपने नाम से एंटर हुआ करें, फिर आप कहते हैं हमें रिमूव कर देते हैं, और उससे भी मसला होता है। स्टार्ट। हम लोग पढ़े थे सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में, हमने कहा है दो ग्रुप्स है, एक लिबरल फेमिनिस्ट है, एक रेडिकल फेमिनिस्ट है। ठीक है, अब जो लिबरल फेमिनिस्ट है उसमें हमने किस बुक के रेफरेंसेस को एक्सप्लेन करा है, द फेमिनिन मिस्टेक। अब उसमें ये बात मेंशन की, बुक में ये चीजें मेंशन्ड है, प्रॉब्लम भी और सोल्यूशन भी। प्रॉब्लम ये मेंशन्ड है कि ये एज्यूम किया जाता है कि औरतें जो है वो डोमेस्टिक लाइफ को, फैमिली लाइफ को एंजॉय करती हैं। इन रियलिटी ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। इन रियलिटी ऐसा नहीं है, औरतें इस चीज से अनहैप्पी और डिससेटिस्फाइड है। औरतें इस चीज से अनहैप्पी और डिससेटिस्फाइड इसलिए है क्योंकि उसमें जो उनका इंडिविजुअलिज्म का फैक्टर है ना, ठीक है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो एग्जिस्टेंस है, वो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज होती है। ठीक है, किसकी वजह से? जेंडर रूल्स की वजह से। ये वाली बात है। अब जो राइटर ने इसमें सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, राइटर ने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि इसका एक ही हल है कि आप औरतों को चार दीवारी में कैद ना रखें। ठीक है, इसका हल क्या है कि आप लोग क्या करें, जो आपकी पब्लिक स्पेसेस हैं, जो आपकी पब्लिक स्पेसेस हैं, आप उनको क्या कर दे, ओपन। पब्लिक स्पेसेस को ओपन करने का मतलब क्या है कि जो आपका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये वाले जो स्फीयर्स हैं, आप इनमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें दोनों को। किस लिए? टू कम्पीट। और समझ आ रही है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें टू कम्पीट। सही है, दैट वाज द लिबरलिस्ट व्यू। इसके बाद इन्होंने इसके लिए क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, दैट इज कॉल्ड एज नाउ, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन। किस लिए? वुमेन के राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए। बात समझ आई? दैट वाज मेंशन्ड इन लिबरल फेमिनिस्ट। दूसरा आपके पास क्या आ जाता है, बातें वही हैं जो मैं इसलिए जल्दी से करी क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, हम उनको पहले पढ़ चुके हैं, आप रिवाइज करेंगे आपको समझ आ जाएंगी चीजें। सेकंड वन इज रेडिकल फेमिनिस्ट। दो ग्रुप है, एक लिबरल फेमिनिस्ट और रेडिकल फेमिनिस्ट। ये वाला ग्रुप जो आपका मिस अमेरिका ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, कल जो हमने पढ़ा था मिस अमेरिका प्रोटेस्ट, वहां से स्टार्ट हुआ। उन्होंने क्या किया कि हर उस चीज को एक ट्रैश बिन में फेंक दिया। कौन सी चीजें जो वुमेन के ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए कुछ शो करती थी, ठीक है, उनको क्या किया, ट्रैश बिन में फेंक दिया। अब इन्होंने प्रॉब्लम, जो रेडिकल फेमिनिस्ट है, इन्होंने क्या कहा कि प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट वेव वालों ने कहा कि प्रॉब्लम मार्जिनलाइजेशन है, और सॉरी, प्रॉब्लम क्या है आपकी, डिस्क्रिमिनेशन है। जो सेकंड वेव वाले हैं वो क्या कहते हैं, प्रॉब्लम क्या है, ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? जेंडर ऑपरेशन। दैट वाज, इन्होंने कहा यही क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि दुनिया की जो सारी औरतें हैं उनका मसला जेंडर ऑपरेशन है। ठीक है, अगर जेंडर ऑपरेशन का मतलब क्या है कि उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, वो किससे रिलेटेड है, जेंडर ऑपरेशन से। तो इसका मतलब है कि दुनिया की जो सारी औरतें हैं, जब उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक जैसे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ग्रुप है। बात समझे? ग्रुप किस, ग्रुप जो है वो किस बेसिस, जो आपके सिंडिकेट्स या ग्रुप्स बनते हैं वो किन बेसिस पे बनते हैं, कॉमनैलिटी की बेस पे बनते हैं ना।
कि कोई ना कोई तो पॉइंट होता है जो कॉमन होता है, उसकी बेस पे आपकी ग्रुपिंग हो जाती है। समझ आ रही है बात? ये सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का है। वो सोसाइटल स्ट्रक्चर को क्या बताते हैं? पैट्रियार्कल। वही बातें जो हमने रेडिकल फेमिनिज्म में कल पढ़ी थी, वही सारी बातें इसमें आती हैं। फिर जो पावर का एलिमेंट हमने कल डिस्कस किया था, वो भी इसमें आएगा। बात समझ आ रही? ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म वाले हैं और जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, वो कहते हैं ये जो जेंडर ऑपरेशन है, सही है, इसका सोल्यूशन क्या है? एक ही सोल्यूशन है, दैट इज रेवोल्यूशन। वो कहते हैं कोई भी लॉ, कोई भी रिफॉर्म, कौन सी रिफॉर्म्स? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, कोई भी रिफॉर्म्स जो है, ये वाला जो हमारा मसला है, कौन सा हमारा मसला, कौन सा है? जेंडर ऑपरेशन। कोई भी रिफॉर्म्स डायरेक्टली इस मसले को हल नहीं कर सकती, इसलिए हमें क्या लाना पड़ेगा? एक रेवोल्यूशन। ठीक है। और उस रेवोल्यूशन के लिए हम लोग जो अप्रोच यूज करेंगे, वो कौन सी अप्रोच होगी हमारे पास? डिफरेंस अप्रोच। कौन सी अप्रोच होगी हमारे पास? डिफरेंस अप्रोच। डिफरेंस अप्रोच का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंस अप्रोच में आप लोग कहते हैं कि जो वुमेन है, दे कैन नॉट अकोमोडेट इन अ सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल मेड बाय मैन। कि हम उस सोसाइटी में नहीं रह सकते, वही पावर वाला एलिमेंट जो हम कल बात कर रहे थे, हम उस सोसाइटी में नहीं रह सकते जहाँ पे सारे प्रिंसिपल, सारे लॉज जो है उनको कौन डिजाइन करे? मैन। ठीक है, हमें ऐसी सोसाइटी चाहिए जिसमें पावर हमारे हाथों में हो। ये डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है। फिर जो रेडिकल फेमिनिस्ट है, वो कहते हैं कि जो वुमेन है, वुमेन आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मैन। ठीक है। अगर हम बाय नेचर बात करें, ये रेडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं, वो कहते हैं बाय नेचर ही जो वुमेन है, दे आर सुपीरियर टू मैन। ठीक है। आप क्वालिटीज की बात करें, हर चीज क्या है, हम सुपीरियर है हर लिहाज से, किससे? मर्दों से। ठीक है। अगर हम लोग सुपीरियर है तो हमें इस सुपीरियोरिटी को प्रैक्टिस करने के लिए भी तो एक सोसाइटी चाहिए, तो हमें वो अलग चाहिए। दैट इज रेडिकल फेमिनिस्ट। सही है। अब जो आपके रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, वो दो बुक्स को फॉलो करते हैं। एक है आपकी सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ठीक है, और एक है द सेकंड सेक्स। एक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, एक है द सेकंड सेक्स। ठीक है। उसमें जो सेकंड सेक्स है, इस बुक में क्लियरली मेंशन्ड है। इसकी अगर हम सेंट्रल थीसिस की बात करें, सेकंड सेक्स में राइटर कहता है कि इश्यू क्या है? वायलेंस इश्यू नहीं है, वायलेंस इज नॉट द इश्यू। इश्यू क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ दैट वायलेंस इज इश्यू। एक्सेप्टेंस ऑफ दैट वायलेंस इज द इशू। ये सेकंड सेक्स में उसका सेंट्रल थीसिस है बुक का। ठीक है। तो कहते हैं इशू इज नॉट वायलेंस, द इशू इज द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट वायलेंस। सही है। सेकंड सेक्स में बात की गई है कि हर विंग्स आर क्लिप्ड एंड देन ब्लेम व्हाई इज नॉट शी फ्लाइंग। बात समझ आ रही है? ये इसकी सेंट्रल थीसिस है इस बुक की। रेडिकल फेमिनिस्ट इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं।
और जो रेडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं, पहली बात तो ये है कि वायलेंस इशू नहीं है, वायलेंस की एक्सेप्टेंस सबसे बड़ा इशू है। दूसरी ये वाली बात। तीसरी वो बात कहते हैं कि जो आपके रिप्रोडक्टिव रोल्स है ना, जो रिप्रोडक्टिव रोल है, ये किसको असाइन की गए हैं? रिप्रोडक्टिव रोल असाइन टू फीमेल इज द लार्जेस्ट बैरियर। बात समझ आई? हम हर चीज पे जाके कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इस पे तो नहीं कर सकते। बात समझ आई? अब वो कहते हैं कि हम औरतें जो है, ये नोट कर ले प्लीज, हम औरतें जो है वो डिफरेंट है मर्दों से, हम औरतें जो है वो सुपीरियर है मर्दों से, तो हमें इस सुपीरियोरिटी को, इस डिफरेंस को सेलिब्रेट भी डिफरेंटली करना चाहिए। बस में ये रेडिकल फेमिनिज्म है उनका आइडिया। तो आपकी सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म यहाँ पे कंक्लूड होती है। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में दो ग्रुप्स हैं, लिबरलिस्ट फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म। इसको जल्दी से नोट कर लें ताकि हम थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट करें। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी वेव भी। और वेव इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें थ्योरी आपकी पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, या हम इसको क्या कहते हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। सही है, ये थ्योरी है। इसकी बेसिस पे हम क्या पढ़ते हैं, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। ये मैंने आपको कल इसीलिए नहीं पढ़ाई थी क्योंकि वो थर्ड वेव के साथ मिला के पढ़ानी थी। आप नोट कर लें, अगर करना आप लोगों ने थोड़ा बहुत, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। Let's start the meeting again. Oh, sorry. Stop share. स्टार्ट करते हैं थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। थ्योरीज में साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, ये दोनों ही मुश्किल है, बस बाकी तो सीधी सीधी है, उसमें कॉन्सेप्ट और ऐसा कुछ नहीं है। कंफ्यूजन इन दोनों में ही आती है। सही है, स्टार्ट करते हैं। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। नहीं है जी, बात ठीक है, बात चलेगी। ओके, अच्छा, जो आपका थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं। आप लोगों ने इसको बस ना अच्छे से समझते जाना है, जहां पे कंफ्यूजन हो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो आपकी थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, ये रिजेक्ट करती है, ये क्रिटिसाइज करती है, इट रिजेक्ट्स और क्रिटिसाइज द आइडिया ऑफ सेकेंड वेव, ठीक है। It rejects or criticizes the idea of second wave. Now we need to understand the core concept of second wave. कि सेकेंड वेव का कौन सा वो कोर कॉन्सेप्ट है जिसको ये जो थर्ड वेव वाले हैं वो रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। रिजेक्शन से पहले हमें समझना चाहिए ना कि आखिर वो कौन सा आइडिया है जिसको थर्ड वेव वाले रिजेक्ट करते हैं। तो जो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड वेव है, दैट इज जेंडर oppression is common to all women। ये सेकेंड वेव कहती है। सेकेंड वेव कहती है जेंडर ऑपरेशन इज कॉमन टू ऑल वुमेन। अब ये जो इसमें वुमेन है, दैट इज द की वर्ड।
वुमेन क्या है? इट डिनोट्स अ ग्रुप। फिर वही बात, मैंने आपको पहले बताया, ग्रुप जब हम बनाते हैं तो कोई तो पॉइंट ऑफ कॉमनैलिटी होता है जिसकी बेसिस पे हम वो ग्रुप बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो कॉमन होता है जिसकी बेस पे ग्रुप्स बनते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म वाला ने बात की है ना, जेंडर ऑपरेशन इज कॉमन टू ऑल वुमेन, उसका मतलब है कि दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, जेंडर ऑपरेशन इज देयर ओनली प्रॉब्लम। बात समझ आ रही है? और एक बात हम थ्योरीज में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो थ्योरीज है ये सारी यूरोपियन सेंट्रिक है, वेस्टर्न थ्योरीज है सारी। सही है, ये फेमिनिस्ट वहां से उठे थे सबसे पहले, हमारी साइड्स पे ये चीजें बहुत बाद में आई। सही है। अब ये वुमेन है, इट डिनोट्स अ ग्रुप। अब यहाँ पे आप देखें कि अ ग्रुप इज फॉर्म्ड ऑन सर्टेन कॉमन बेसिस। कौन सी कॉमन बेसिस? इनके कॉमन शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दुनिया की जो सारी औरतें हैं उनका जो कॉमन शेयर्ड एक्सपीरियंस है वो क्या है? जेंडर ऑपरेशन। ये वो कोर कॉन्सेप्ट है जिसको थर्ड वेव जो है वो क्या करती है? रिजेक्ट। थर्ड वेव कहती है ऐसा नहीं है, सारी जो दुनिया की Recording in औरतें हैं उनके progress. एक्सपीरियंसेस एक जैसे नहीं होते। ठीक है, ये थर्ड वेव बात करती है। अगर कहते हैं जो थर्ड वेव वाले हैं वो कहते हैं कि अगर दुनिया की सारी औरतों के एक्सपीरियंसेस जो है वो कॉमन है, ठीक है, अगर तो सारी औरतों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक जैसे हैं, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसका मतलब है कि औरतें अपने आप में ही एक क्लास है। बात समझ आई? यानी ये वाली औरतें कॉन्स्टिट्यूट सिस्टरहुड, मतलब इनका जो मसला है वो एक ही है। ठीक है, ये आपका इधर अमेरिका है, इधर आपका यूरोप है, ये आपका सारा एशिया है। ठीक है, यहाँ की औरतें, यहाँ की औरतें, यहाँ की औरतें दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में रह रही हैं। ऐसा हो सकता है कि उनके मसले एक जैसे हों? थर्ड वेव वाले कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इन औरतों के एक्सपीरियंसेस जो है वो क्या है? डिफरेंट है। आप सिर्फ जेंडर ऑपरेशन की बात नहीं कर सकते। सही है। अब वो क्रिटिसाइज किस तरह से करते हैं? वो कहते हैं कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद सेकंड वेव। कॉन्सेप्ट समझ आ गया सेकंड वेव का? कि सेकंड वेव वाले कहते हैं कि दुनिया की सारी औरतों का मसला एक ही है, दैट इज जेंडर ऑपरेशन। ठीक है, या ऑपरेशन बेस्ड ऑन जेंडर। सही है। लेकिन थर्ड वेव वाले कहते हैं कि प्रॉब्लम्स विद सेकंड वेव क्या है? सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है ये कुछ सवालों को जन्म देती है। ठीक है, कुछ सवाल आते हैं हमारे, कुछ क्वेश्चन मार्क, ये हर चीज क्लियर नहीं करती। अब वो वाले जो क्वेश्चन मार्क क्या है? वो कहते हैं कि जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म वाले हैं वो कहते हैं यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन को एक्सप्लेन करते हैं, वही वो जो ग्रुप और ये सारी हम बातें कर चुके हैं। थर्ड वेव वाले कहते हैं कि डज द यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन, ये जो यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन आपने बनाई थी है कि एक ही इनका ग्रुप है, एक ही मसला है, सोल्यूशन भी इनका एक ही होगा। वो कह रहे हैं डज द यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन रिप्रेजेंट अ कॉमन ग्रीवेंस? क्या उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो कॉमन है? आगे जाके समझ आती जाएंगी बातें। ठीक है, सवाल पहले तो देखें। थर्ड वेव वाले कहते हैं कि सेकंड वेव
जो सवाल छोड़ती है उसमें पहला सवाल ये है कि आप कहते हैं कि यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन है, एक ही मसला है, एक ही हल है, तो क्या ये जो यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन जिसकी आप बात कर रहे हैं, डज इट रिप्रेजेंट कॉमन ग्रीवेंसेस? क्या ये दुनिया की सारी औरतों के ग्रीवेंसेस एक जैसे हैं? ठीक है, फिर ये जो यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन है, डज इट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल वुमेन, interest of all women of all regions, all women of all regions? ये क्वेश्चन है जो सेकेंड वेव ऑफ थर्ड वेव वाले करते हैं, जिससे सेकेंड वेव पे, और ये क्रिटिसिज्म है सेकेंड वेव पे सबसे बड़ा, कि सेकेंड वेव जो है वो अपने पीछे कुछ सवालात छोड़ती है। ठीक है, अब ये सवाल क्यों उठे थे, ये वाले जो सवाल है ये आखिर क्यों उठे थे? ये सवाल इसलिए उठे थे कि जो एक्सपीरियंसेस की हम बात कर रहे हैं ना, एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंटायरली एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन इंटायरली डिपेंड्स अपॉन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब सिचुएशन। जो एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन है दैट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, जिस तरह की सिचुएशन होगी इंटरेस्ट भी उससे इंटरलिंक्ड होंगे, जिस तरह की सिचुएशन होगी ग्रीवेंसेस भी उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो जब सिचुएशन अमेरिका की औरतों की ओर है, एशिया की औरतों की ओर है, एशिया में आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में इतनी ज्यादा डिवीजन है। ठीक है, जब चाइना की औरतों के इश्यूज हो रहे हैं, सिचुएशंस हो रहे हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उनके प्रॉब्लम्स एक जैसे? आप उनको यूनिवर्सल कैटेगरी में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? बात समझ आ रही है? वो कहते हैं कि अगर कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है ना, अगर जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट है, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है यानी सिचुएशन अगर डिफरेंट है, तो क्या होगा? आपका एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होगा। और अगर आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा तो आपके ग्रीवेंसेस जो हैं वो भी डिफरेंट होंगे, आपके इंटरेस्ट जो हैं वो भी डिफरेंट होंगे। बात समझ में आ रही है? ये थर्ड वेव वाले कहते हैं। सही है। अब जिस तरह वुमेन की हम बात करते हैं, अपर कास्ट वुमेन भी होती है, अपर कास्ट वुमेन, लोअर कास्ट वुमेन, एशियन वुमेन, यूरोपियन, अमेरिकन। आप इनको यूनिवर्सल कैटेगरी में कैसे लेके आ सकते हैं? दिस इज जस्ट इनसेन ना। आप इनको यूनिवर्सल कैटेगरी में कैसे ही लेके आ सकते हैं? यू कैन नॉट। क्यों? क्योंकि इनकी सिचुएशन, इसकी सिचुएशन डिफरेंट है, ये डिफरेंट सिचुएशन में, ये डिफरेंट सिचुएशन में, ये डिफरेंट में, ये डिफरेंट में, ये डिफरेंट में। जब इनकी सिचुएशंस डिफरेंट है तो इनके एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट है ऑपरेशन। बात समझ आ रही है? थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म ने इन पॉइंट्स को हाईलाइट किया था। सही है, इन पॉइंट्स को उन्होंने हाईलाइट किया कि व्हाट वर द न्यू थिंग्स, व्हाट न्यू वाज फाउंड। ये तो बता दिया उन्होंने कि सेकेंड वेव के साथ ये इश्यूज है। यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन को पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट डज इट मीन, फिर उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन के साथ इश्यूज क्यों है, ये सेकेंड वेव जो है ये फ्लॉप क्यों है। ठीक है, अब what new was found, इनके पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट थर्ड वेव वालों के वो क्या थे? सही है। अब उन्होंने कहा, पहली चीज, पहला पॉइंट जो उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने कहा द कैटेगरी, उन्होंने कहा कि दी कैटेगरी वुमेन ignored group differences,
किस तरह से? क्योंकि इन्होंने कहा कि वुमेन को आपने लिया है एक ग्रुप के तौर पे, हालांकि डिफरेंट रीजन्स की औरतों में जिनकी डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, इंटरेस्ट डिफरेंट है, ग्रीवेंसेस डिफरेंट है, उनकी भी उनको उन सबको आप एक ग्रुप में कैसे लेके आ सकते हैं? ठीक है, उन्होंने कहा है सब ग्रुप्स भी हैं, विद इन अ ग्रुप बहुत से डिफरेंसेस हैं। सही है, जैसे कि ये एक ग्रुप है, आप औरतों की बात करते हैं, वुमेन जो है फेस्ड oppression not just on the basis of not just on the basis of gender। वो कहते हैं कि जो आपने बात की है ना, यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन जो आप लोगों ने बनाई है, आपने बनाई है कि वुमेन की ऑपरेशन जो है वो किस वजह से, जेंडर की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बात की कि वुमेन की ऑपरेशन सिर्फ जेंडर की वजह से नहीं है, ठीक है, बट आल्सो कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो वुमेन की ऑपरेशन की वजह बनते हैं। क्या? आपकी रेस, आपकी क्लास, आपकी एथनिसिटी, आपकी कास्ट, ये सारे फैक्टर्स भी औरत की ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। आप ब्लैक वुमेन की जब बात करते हैं, ब्लैक वुमेन की जब बात करते हैं, क्या वो सिर्फ जेंडर ऑपरेशन फेस करती है? तो रेस की बेस पे भी उसको क्या किया जाता है? ऑप्रेस। ठीक है, समझ आई? इसलिए वो कहते हैं कि जब औरतों के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये वाले जो सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जिनके इश्यूज डिफरेंट हैं, जिनके इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट है, जिनके ग्रीवेंसेस डिफरेंट है, जिनके सिचुएशंस डिफरेंट है, जिन सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, अगर आप इन सबको एक कॉमन ग्रुप में रखेंगे ना, तो दैट विल बी अ वेरी अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। ठीक है, दैट will be an undemocratic practice। बात समझ आ रही है? ये बात है, सही है। वो कहते हैं कि अगर हम इन सब जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑपरेशन है, अगर अब हम इन सबको एक ही कैटेगरी में रखेंगे, तो फेमिनिस्ट ग्रुप के अंदर ही बहुत से ग्रुप जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो, अब जिस तरह ये है, आप कह लें ये वाइट्स है, वाइट फेमिनिस्ट है, इनका इशू क्या है? जेंडर ऑपरेशन। सही है, ये वाली औरतें हैं, इनका इशू क्या है? इनको ऑप्रेस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस। तो अगर आप सिर्फ इनके राइट्स, इनके ग्रीवेंसेस, इनके एक्सपीरियंसेस, आप अगर इनकी ही बात करेंगे, तो विद इन दैट ग्रुप एक फेमिनिस्ट ग्रुप दूसरे फेमिनिस्ट ग्रुप को क्या मार्जिनलाइज नहीं कर रहा? एक फेमिनिस्ट ग्रुप दूसरे फेमिनिस्ट ग्रुप के राइट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, एक फेमिनिस्ट ग्रुप दूसरे फेमिनिस्ट ग्रुप की आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, उसके इश्यूज को आप ओवरलुक नहीं कर रहे। बात समझ आ रही है? ये बात है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिस्ट जो बात करते हैं। सही है, अब यहाँ पे थर्ड वेव वाले कहते हैं it was concluded that the category, जो कैटेगरी आप बात कर रहे हैं, जिसकी द कैटेगरी वुमेन represents the interests and experiences of white middle class Americans and Europeans। इसको नोट कर, ये वही बात है जो एक्सप्लेन कर चुके हैं।
कर लिए नोट? ये है क्रिटिसिज्म ऑन सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, यानी ये सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के फेलियर्स हैं किसकी नज़र में? जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिस्ट, जो फेमिनिस्ट हैं थर्ड वेव के, उनकी नज़र में। ठीक है, अब हमने बात करनी है जो हमारी थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है। जो हमारी थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म है वो शुरू कब हुई? थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म began with the influence of third wave of feminism began with the influence of postmodernism. ठीक है, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म began with the influence of postmodernism, या कि जो थर्ड वेव वाले फेमिनिस्ट हैं उन्होंने सपोर्ट कहाँ से ली है? इस थ्योरी से। उन्होंने ये वाली जो चीजों को निगेट किया है, सेकेंड वेव के कोर कॉन्सेप्ट्स को रिजेक्ट किया है, क्रिटिसाइज किया है, वो इस थ्योरी के रेफरेंस से किया है। पोस्ट मॉडर्निज्म का दूसरा नाम क्या है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अब हमने देखना है कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। ठीक है, हमें समझना चाहिए ना कि व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म, इसी में आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी। सही है, पोस्ट मॉडर्निज्म के हमने डिफरेंट आइडियाज देखते हैं, पहले नोट कर लें फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहला, पोस्ट मॉडर्निज्म कहती है पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट्स मॉडर्निज्म। वन बाय वन बात एक्सप्लेन, बस नोट कर देना। पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट्स मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म डज नॉट search for one explanation but multiple explanations. Postmodernism rejects modernism, does not search for explanation, one explanation but multiple explanations. Postmodernism is anti-foundational. Postmodernism is anti-foundational. Postmodernism accepts plurality and diversity. Postmodernism accepts plurality and diversity. समझ आ रही है? ये पॉइंट्स इनको फटाफट नोट कर लें ताकि हम इनको एक्सप्लेन करें। ये पोस्ट मॉडर्निज्म की पॉइंट्स हैं कि ये रिजेक्ट करती है मॉडर्निज्म को, डज नॉट सर्च फॉर वन एक्सप्लेनेशन बट मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस, थर्ड इट इज एंटी फाउंडेशनल, फोर्थ इट एक्सेप्ट्स प्लुरलिटी एंड डाइवर्सिटी। अब पहला पॉइंट है कि पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट्स मॉडर्निज्म। अगर पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट कर रही है किसको? मॉडर्निज्म को, तो हमें देखना चाहिए व्हाट इज मॉडर्निज्म। All the points of second wave modernism में आते हैं। क्या? Modernism is based on generalization. Modernism is based on generalization and universal categories. And universal categories. ठीक है? Modernism is based on generalization and universal categories. ये किसमें प्रेजेंटेड थी? आपकी सेकंड वेव में। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है ना ही तो कोई जनरलाइजेशन है और ना ही कोई यूनिवर्सल कैटेगरीज हैं किसकी? वुमेन की। वही सारी एक्सप्लेनेशन जो हम पीछे कर चुके हैं वो इस पॉइंट पे आनी है। ठीक है, जो क्रिटिसिज्म पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्न फेमिनिस्ट करते हैं सेकंड वेव वालों पे, वही इसमें आना है, रिजेक्ट मॉडर्निज्म वालों पे। अब सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा था कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है, ठीक है, या जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, डज नॉट सर्च फॉर वन एक्सप्लेनेशन बट मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस। उसका क्या मतलब है? जो सेकंड पॉइंट था कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है
किसको फॉलो करते हैं, मल्टीपल एक्सप्लेनेशन। अब वो कहते हैं कि मल्टीपल एक्सप्लेनेशन हो सकती है एक बात की, जैसे आपके फर्स्ट वेव वाले हैं अगर, ठीक है, फर्स्ट वेव वालों ने क्या बात की, एक ही बात की, जनरलाइज पूरी दुनिया की औरतों के लिए, दैट इज पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। सही है, उनका कहने का मतलब है, फर्स्ट वेव वालों के कहने का मतलब है, यानी उनकी एक ही एक्सप्लेनेशन है हर चीज के लिए। फर्स्ट वेव वालों की एक ही एक्सप्लेनेशन है कि औरतों का कोई भी इशू है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन है पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। और उनके कहने का मतलब है कि दुनिया की जितनी भी औरतें हैं यूनिवर्सल कैटेगरी में जब आती हैं, तो उन सारी औरतों का कॉमन मसला भी यही है बस। बात समझ आ रही है? सेकेंड वेव वाले क्या कहते हैं, सेकेंड वेव वाले कहते हैं कि औरतों का एक ही मसला है, दैट इज जेंडर ऑपरेशन, और ये सारी दुनिया की औरतों का कॉमन मसला है। वन एक्सप्लेनेशन, ये भी एक ही एक्सप्लेनेशन है, ये भी एक ही एक्सप्लेनेशन, ठीक है। थर्ड वेव वाले कहते हैं कि किसी भी चीज की कोई एक एक्सप्लेनेशन नहीं होती, ज्यादा एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। और वो एक्सप्लेनेशंस किस पे डिपेंड करती हैं, आपके एक्सपीरियंसेस पे, ठीक है। आपकी सिचुएशंस जितनी ज्यादा क्या करेंगी डिफर, आपके एक्सपीरियंसेस भी उतने ज्यादा क्या होंगे, डिफरेंट। समझ आ रही है? ये था उसका मतलब। अब जो हमने बात की थी एंटी फाउंडेशनल की, एंटी फाउंडेशनल का मतलब है कि जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जो वो वाले फेमिनिस्ट हैं सेकंड वेव वाले, वो कहते हैं कि हर चीज का कोई एक ट्रूथ होता है। वो किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ को। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जितनी ज्यादा सिचुएशंस होंगी उतने ज्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे, उतने ज्यादा ग्रीवेंसेस, और वो सारे ग्रीवेंसेस क्या होंगे, आपके ट्रू, ठीक है। यानी वो कहेंगे, वो कहते हैं कि देयर आर बिलियंस ऑफ ट्रुथ्स, कोई एक सच नहीं है किसी बात का। वो ये वाली बात करते हैं। और सवेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें ताकि मैं फिर स्टार्ट करूँ इसको। Thank you. Recording in progress. अच्छा जी, हमने समझ लिया है कि पोस्ट मॉडर्निज्म के हमने डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े हैं कि ये रिजेक्ट करता है मॉडर्निज्म को, किस तरह हम पढ़ चुके हैं। ये मल्टीपल एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करता है, उनकी बेसिस पे ये, उसको भी हमने देख लिया किस तरह। इट इज एंटी फाउंडेशनल, ये भी हमने समझ लिया, मतलब इनके नजदीक हर चीज का कोई एक सच नहीं होता, देयर आर बिलियंस ऑफ ट्रूथ, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास सेकंड वेव फेमिनिस्ट हैं, जो हमारे पास सेकंड वेव फेमिनिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं, जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, वो कहते हैं कि पेट्रियार्की मसला है, सही है। वुमेन ऑपरेशन किस वजह से है, पेट्रियार्की की वजह से। वुमेन ऑपरेशन किसकी वजह से, पेट्रियार्की की वजह से। लेकिन पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट कहते हैं कि सिर्फ यही एक वजह नहीं है, रेस की वजह से जो आपका ऑपरेशन होता है, कास्ट की वजह से जो आपका ऑपरेशन होता है, एथनिसिटी की वजह से जो आपका ऑपरेशन होता है, वो कहाँ गया। तो दुनिया में कुछ
सब ग्रुप्स इस तरह के हैं जिनका ऑपरेशन इसकी वजह से होता है, वो भी क्या है, ट्रू। कुछ का ऑपरेशन इस वजह से होता है, ये भी क्या है, ट्रू। कुछ का इस वजह से ये भी क्या है, ट्रू। कुछ का इस वजह से ये भी क्या है, ट्रू। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, देयर आर बिलियंस ऑफ ट्रुथ्स। बात समझ आ रही है? फिर इसका जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज इट एक्सेप्ट्स प्लुरलिटी एंड डाइवर्सिटी। प्लुरलिटी और डाइवर्सिटी का मतलब है कि ये यूनिफॉर्मिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं इस पॉइंट को। जो सेकंड वेव और फर्स्ट वेव है ना, दैट आर बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी। वो कहते हैं कि दुनिया की सारी औरतों का एक ही मसला है, वो जनरलाइज स्टेटमेंट देता है, वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स देते हैं। बात समझ आ रही है? ये वाले पॉइंट्स थे पोस्ट मॉडर्निज्म के, इनको नोट कर लें। अब हमने पढ़ना है थर्ड वेव। ठीक है, जो थर्ड वेव है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, उसके की आइडियाज क्या हैं? थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म और उसके की आइडियाज। ऊपर जो हमने चीजें पढ़ी हैं, हमने पढ़ा है कि जो पोस्ट मॉडर्न अप्रोच है वो क्या है। अब हमने रिलेट करना है उसको थर्ड वेव के साथ, फेमिनिज्म के साथ। ठीक है, थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न या पोस्ट स्ट्रक्चरल, पोस्ट थर्ड वेव, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। यहाँ पे हमने देखने हैं इनके की आइडियाज या जो इनके की पॉइंट्स हैं। पहले ये नोट कर लें, फिर इनको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं। 4 क्या है इनके की पॉइंट्स हैं? फर्स्ट वन इज नॉन यूनिवर्सलिस्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इंटरसेक्शनैलिटी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कल्चरल रिलेटिविज्म। चौथा पॉइंट है प्लुरलिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, इसको देखिए फिर हम एक्सप्लेन। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की, उसके 4 की पॉइंट्स हैं। नॉन यूनिवर्सलिस्ट, इंटरसेक्शनैलिटी, कल्चरल रिलेटिविज्म, प्लुरलिटी एंड डाइवर्सिटी। अब हमने इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट थिंग इज योर नॉन यूनिवर्सलिस्ट। आई नो आप में से कुछ बच्चों की शरियात की क्लास है, सर 10:15 तक स्टार्ट करता है, 10:15-20 तक तो हमारा हो जाएगा तब तक। ठीक है, अब इनके की पॉइंट्स, पहला है नॉन यूनिवर्सलिस्ट, यानी दे रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन। फाउंडेशंस मैंने पहले बना दी है कि यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन का क्या मतलब है। ये रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन, नो जनरलाइजेशन एंड बाइनरी टर्म्स। जनरलाइजेशन भी नहीं जैसे फर्स्ट और सेकंड वेव वालों ने किया है, एंड बाइनरी टर्म्स। ठीक है, कौन से बाइनरी टर्म्स? जिस तरह हम कहते हैं या तो क्या होते हैं मेन, या फिर क्या होते हैं वुमेन, या तो क्या होता है सेक्स, या तो क्या होता है जेंडर, या क्या होता है मैस्कुलिन, फिर या क्या होता है फेमिनिन। मतलब हम लोगों ने ये फिक्स्ड टर्म सेट किए, हम इनसे बाहर कुछ नहीं सोचते, आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम कुछ नहीं सोचते। अगर हम मैन एंड वुमेन की बात कर रहे हैं, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जेंडर इज ऑल अबाउट
जेंडर रोल्स, ठीक है। उसमें कम्युनिटी रोल्स हमने देखे थे कि कम्युनिटी क्या रोल्स असाइन करती है, ठीक है, मर्दों को क्या, औरतों को क्या। अब ये देखो, एक मैन एक वुमन, ये वो चीजें हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइज, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रांसजेंडर हो, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं? नहीं। तो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म कहता है कि इसको भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना चाहिए, बियॉन्ड ये जो आपकी फिक्स टर्म्स हैं इनसे बाहर भी कोई चीजें हैं, ठीक है। ये किस में आता है आपका, नॉन यूनिवर्सलिस्ट, कि कोई भी चीज यूनिवर्सल आपकी नहीं है, कोई आपका यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, दैट इज इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी का अगर आप लफ्जी मतलब देखें ना, इसका मतलब होता है जंक्शन, मिलना। यानी औरत अगर ऑपरेशन का शिकार है ना, तो उसकी मुख्तलिफ वजहें हैं, उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो आपस में मिलते हैं, तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है। जब वो सिचुएशन क्रिएट होती है तो उन मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से औरत का एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। मतलब उसका ऑपरेशन की फॉर्म्स जो है वो डिफरेंट है। जिस तरह हमने देखा था सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में, उसमें हमने वुमेन ऑपरेशन की जब बात की थी, हमने कहा था वुमेन ऑपरेशन सिर्फ जेंडर की बेस पे होता है, ठीक है। लेकिन थर्ड वेव फेमिनिज्म क्या कहती है कि जो औरत का एक्सपीरियंस है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ एक फैक्टर जेंडर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एक औरत की जो कंडीशन है, अ वुमेन्स कंडीशन, के पोस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं, अ वुमेन्स कंडीशन इज डिटरमिन्ड बाय द इंटरसेक्शन, a woman's condition is determined by the intersection of many factors, ठीक है। a woman's condition is determined by the intersection of many factors, intersection का मतलब ये है, ठीक है। वो जो many factors हैं उनमें क्या है, जेंडर भी एक फैक्टर है, लेकिन जेंडर सिर्फ एक फैक्टर है, जेंडर इज नॉट द यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर दैट, सही है। अदर फैक्टर्स क्या है, आपकी रेस, कास्ट, आपकी क्लास, आपकी एथनिसिटी। सेकेंड वेव वाले इन सब चीजों को क्यों इग्नोर कर देते हैं, जो मॉडर्न फेमिनिस्ट है वो इन सब चीजों को क्यों इग्नोर करते हैं, वो इग्नोर करते हैं तो इन चीजों को पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देयर इज एन, वो कहते हैं पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट कहते हैं कि देयर इज एन इंटरसेक्शन, देयर इज एन इंटरसेक्शन बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। किस तरह से, हाउ, ये डायग्राम आपने बनानी है। 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, रेस, क्लास, एथनिसिटी, सही है। यानी ये वाले जो सारे फैक्टर्स हैं, जेंडर भी इनमें से एक हो सकता है, ठीक है। ये वाले जो सारे फैक्टर्स हैं ये मिलके डिटरमिन करते हैं किसको, वुमेन की कंडीशन को, ठीक है। और उस कंडीशन से हम असेस करते हैं कि उस वुमेन का एक्सपीरियंस जो है वो किस तरह का होगा। बात समझ आ रही है? क्या क्या हो गया आपका, इंटरसेक्शनैलिटी, नॉन यूनिवर्सलिस्ट, ठीक है। थर्ड वन इज कल्चरल रिलेटिविज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म। अब जो आपका कल्चरल रिलेटिविज्म है उसका मतलब क्या है कि जो थर्ड वेव फेमिनिस्ट है वो कहते हैं कि दुनिया में डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि दुनिया में जितने ज्यादा कल्चर्स हैं उतने ही ज्यादा डिफरेंसेस हैं, सही है। हर कल्चर में औरत की ऑपरेशन डिफरेंट तरह से होगी,
कुछ ऐसे कल्चर्स हैं जिनमें औरत की एक तरह की औरत की ऑपरेशन में डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व है, तो आप कोई एक फैक्टर की बात नहीं कर रहे, इट डिपेंड्स अपॉन कल्चर टू कल्चर। ठीक है, जो थर्ड वेव फेमिनिस्ट हैं आपके, दे से दैट डिफरेंट कल्चर्स हैव different practices and traditions। समझ आ रही है कि जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, उनकी अपनी ट्रेडिशंस हैं। ठीक है, एक वेस्टर्न कल्चर है, एक साइड पे आप राजस्थानी कल्चर की बात करो, आर दे सेम? क्या यहाँ की औरत और यहाँ की औरत के ग्रीवेंसेस सेम है? क्या वेस्टर्न औरत और एक राजस्थान की औरत के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सेम है? क्या उन दोनों के लिए जो कल्चर्स हैं वो सेम है? जब उनके एक्सपीरियंसेस सेम नहीं है, उनके ग्रीवेंसेस सेम नहीं है, तो आप उनको कैसे यूनिवर्सल कैटेगरी में लेके आ सकते हैं? ये बात समझ आ रही है? तो थर्ड वेव जो फेमिनिस्ट है वो कहते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड डिफरेंट ट्रेडिशंस, as different cultures have different practices and different conditions, so फिर क्या है, one cannot one cannot make judgment, one cannot make judgment about other cultures, one cannot make judgment about other cultures without experiencing it। सही है, जब तक आपने एक कल्चर को एक्सपीरियंस ही नहीं किया, आप उस कल्चर के बारे में जजमेंट कैसे पास कर सकते हैं? जिस तरह वाइट वुमेन है, वो कहते हैं वुमेन की ऑपरेशन की वजह एक ही एजेंट है। ठीक है, उनको ब्लैक वुमेन का नहीं पता, वो उनको क्यों इग्नोर कर देते हैं। जो दलित वुमेन है वो उनको क्यों इग्नोर कर देती है। जो पोस्ट कॉलोनियल वुमेन है वो उनके इंटरेस्ट को क्यों वो इग्नोर कर देते हैं। ये बात एक्सप्लेन करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। सही है, अब वो कहते हैं कि ड्यू टू दीज कल्चरल डिफरेंसेस, इन कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से क्या है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है, और इस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, जो डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट होते हैं उसके अकॉर्डिंग वुमेन के ग्रीवेंसेस भी डिफरेंट होते हैं। सही है, बात समझ में आ रही है? फोर्थ पॉइंट इज प्लुरैलिटी एंड डाइवर्सिटी। plurality and diversity, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, प्लुरलिटी एंड डाइवर्सिटी। पोस्ट मॉडर्न जो फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं, किसको? हम एक्सेप्ट करते हैं प्लुरलिटी को और डिफरेंसेस को। ठीक है, वो कहते हैं हम एक्सेप्ट करते हैं किसको? प्लुरलिटी को और डिफरेंसेस को। वो कहते हैं बीइंग डिफरेंट डज नॉट मीन बीइंग एब्नॉर्मल। ठीक है, जो मॉडर्निस्ट है वो कहते हैं बीइंग डिफरेंट डज मीन बीइंग एब्नॉर्मल। जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो कहते हैं बीइंग डिफरेंट डज नॉट मीन बीइंग एब्नॉर्मल। बात समझ आ रही है? पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं बीइंग डिफरेंट डज नॉट मीन बीइंग एबनॉर्मल। ठीक है, जिस तरह हम लोग हैं, हमें पता है, पहले तो आपकी एक्सप्लेन आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसजेंडर्स क्या है। फर्स्ट चैप्टर में डिटेल बात कर चुके हैं कि ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं। हमारे नजदीक सिर्फ मैन और वुमेन, ट्रांसजेंडर्स को हम एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, अगर मैंने एक औरत होकर, सोसाइटी ने जो मुझे रोल असाइन किए, मैंने उससे इनकार कर दिया।
ठीक है, मैंने कहा मुझे ये रूल्स नहीं लेने हैं, मुझे इनको परफॉर्म नहीं करना है, मुझे वो परफॉर्म करना है जो मुझे पसंद है। ठीक है, मुझे हमेशा पिंक कलर नहीं पहनना, मुझे ब्लू पहनना, मुझे लंबे बाल नहीं रखने, मुझे छोटे बाल रखने हैं। ठीक है, और आप जो है मुझे रिप्रोडक्टिव रूल्स में इन्वॉल्व नहीं होना, मुझे डोमेस्टिकेशन में इन्वॉल्व, मुझे खाने नहीं बनाने, मुझे कपड़े नहीं धोने। सही है, जो जो रोल सोसाइटी ने मुझे, मैंने बच्चों की तरबियत नहीं करती, ठीक है, जो रोल सोसाइटी ने मुझे असाइन किया, अगर मैं उनसे बियॉन्ड जा रही हूँ तो ये मॉडर्निस्ट के लिए एक अबनॉर्मल चीज है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि ये नॉर्मल, कहते हैं बीइंग डिफरेंट डज नॉट मीन बीइंग एबनॉर्मल। इसलिए वो कहते हैं कि आप ट्रांसजेंडर्स को भी एबनॉर्मल नहीं कह सकते, आपको उन्हें नॉर्मली ट्रीट करना चाहिए। सही है, वो कहते हैं कि हम लोगों ने मॉडर्निज्म में क्या किया है, जो हमारे पास कैटेगरीज हैं, जो हमारे पास कैटेगरीज हैं, हमने उन्हें क्या कर दिया है, फिक्स। सही है, तो हम जो नॉर्मल की कंडीशंस है उनको भी क्या कर देते हैं, फिक्स। ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि जो नॉर्मल की कैटेगरी में नहीं आते वो एबनॉर्मल की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो एबनॉर्मल होता है, अगर मैं हूँ, जिस तरह की मैंने बात की है ट्रांसजेंडर वाले एट्रीब्यूट्स, अगर मैं उस साइड पे जा रही हूँ, ठीक है, तो क्या सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी? नहीं, सोसाइटी के लिए मैं क्यों, एबनॉर्मल। फिर जिसको सोसाइटी एबनॉर्मल की कैटेगरी में डाल देती है ना, जिसको सोसाइटी एबनॉर्मल की कैटेगरी में डाल देती है, उसकी वॉइस को क्या किया जाता है, मार्जिनलाइज। बात समझ आ रही है? ये पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट कहते हैं। सही है, इसलिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं डाइवर्स वॉइस। वो कहते हैं कि आपकी जो डाइवर्स वॉइस है एंड डाइवर्स पोजीशंस, आपकी जो डाइवर्स वॉइस और जो डाइवर्स पोजीशंस हैं, उनको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट। बात समझ आ रही है? पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि हमें डाइवर्स वॉइस और डाइवर्स पोजीशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, ये जो यूनिवर्सल कैटेगरीज बना दी हैं, हमें इन सब से बाहर आना चाहिए। हम जिसको एबनॉर्मल कंसीडर करते हैं, हमें नॉर्मल एबनॉर्मल की कैटेगरीज को फिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं, अच्छा, उन्होंने प्रॉब्लम सारे आइडेंटिफाई कर लिए। वो कहते हैं अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप अबॉलिश कर दें इन सारी कैटेगरीज को। सोल्यूशन क्या है कि आप अबॉलिश कर दें, किसको, सारी कैटेगरीज को। कौन सी कैटेगरीज? जिनको आपने फिक्स किया हुआ है। बात समझ आ रही है? कौन सी कैटेगरीज? जिनको आपने फिक्स किया हुआ है। ये पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स थे पोस्ट मॉडर्निज्म के। अब हमने देखना है कि जो थर्ड वेव है, यानी जो हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात कर रहे हैं, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। दैट इज आवर लास्ट पॉइंट। ओके, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? अब ये कह रहे हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, दैट हैज फॉर रीचिंग इफेक्ट्स। ठीक है, उसके 3 इफेक्ट्स तो क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज्म। अच्छा, मैं आपको ना ये बता देती हूँ, अभी सिर्फ टाइम कम है, नोट्स में ये चीजें लिखी हुई है। ठीक है, फिर वीकनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स, वीकनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स। सही है, राइज ऑफ LGBT मूवमेंट। ये जो LGBT मूवमेंट वाला है, ये हम पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में नहीं पढ़ते, क्योंकि दैट इज नॉट इंटायरली रिलेटेड टू फेमिनिज्म। ठीक है, इसको हम अलग पढ़ेंगे। 2 चीजें हमने पढ़नी है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज्म और वीकनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स। अब जो आपकी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज्म है, ये इम्पैक्ट है पोस्ट मॉडर्न फॉर्म फेमिनिज्म का। वो कहते हैं कि जो आपका फेमिनिज्म है, उसकी भी डिफरेंट टाइप्स निकल आई, जैसे ब्लैक फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, दलित फेमिनिज्म। बात समझ आ रही है? अब ये जो ब्लैक फेमिनिज्म है, इसमें वो वाली औरतें उठेंगी जो इस बात को बताएंगी, अवेयर करेंगी लोगों को कि जो ब्लैक्स हैं, ब्लैक वुमेन है, उनको ऑप्रेस सिर्फ जेंडर की बेस में नहीं किया जाता। उनको 2 डिसएडवांटेजेस हैं, एक तो जेंडर की बेसिस पे किया जाता है और एक रेस की बेस पे किया जाता है। ठीक है,
और यही जो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट हैं, मतलब हम लोग कॉलोनीज है ना, हम लोग ब्रिटिश कॉलोनीज है, तो ये कहते हैं कि जो वो वाली औरतें जो किसी भी कॉलोनी का पार्ट नहीं रह चुकी, जिस तरह आपके ब्रिटिश है, ठीक है, वो औरतें किस तरह से उन औरतों की डिमांड्स, उन औरतों के इंटरेस्ट, उन औरतों के राइट्स, ग्रीवेंसेस को पहचान सकती हैं जिन पे पोस्ट कॉलोनियल इम्पैक्ट्स आ चुके हैं। यानी कॉलोनियलिज्म से होने वाले जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इम्पैक्ट्स हैं, जो किसने फेस किए? नॉन वाइट्स ने, हम लोगों ने, ठीक है, जो हम लोगों ने फेस किए हैं, वाइट्स उसको किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं, और अगर जस्टिफाई नहीं कर सकते तो उसके स्टेटमेंट्स किस तरह से दे सकते हैं। बात समझ आ रही है? फिर आपका थर्ड जो फेमिनिज्म है, दैट इज दलित फेमिनिज्म। अब ना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है ये वाले जो फेमिनिज्म है, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। वो कहते हैं कि जो इंडिया की मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म है, ठीक है, वो फोकस्ड है सिर्फ अपर क्लास और मिडिल क्लास के इशू पे। ये जो दलित फेमिनिज्म है ना, ये ऑपरेशन फेस करते हैं कास्ट की बेस पे। हमें पता है कि इंडिया में कास्ट सिस्टम है, शूद्र, दरवेश, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये वाले जो इनके होते हैं, ठीक है। तो दलित कास्ट की बेस पे क्या करते हैं, इनको इंडिया में ऑप्रेस किया जाता है, तो फिर ये वाली औरतें तो अलग उठी ना, ये इंडिया की अपर क्लास या मिडिल क्लास का पार्ट तो नहीं है। तो इट मीन्स कि अगर आप इंडिया के फेमिनिज्म की बात करें तो उनकी जो मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म है, दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन अपर क्लास एंड मिडिल क्लास। तो वो इनके इंटरेस्ट को क्या करती है? कॉम्प्रोमाइज। पोस्ट मॉडर्निज्म इस आइडिया को रिजेक्ट करता है, वो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही वो वजह है कि इसलिए इम्पैक्ट्स हैं पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के, कि डिफरेंट जो फेमिनिज्म की टाइप्स हैं वो क्या हो रही है? राइज हो रही है। बात समझ आ रही? फिर दूसरा पॉइंट है वीकनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स। फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स अफेक्ट किस तरह से हुई है कि जो आपकी फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स है ना, दैट वाज बेस्ड ऑन वन आइडिया, यूनिटी, ठीक है, वो यूनिटी थी। एक आइडिया था, क्या था? जेंडर ऑपरेशन, बस, ठीक है। अब पोस्ट मॉडर्न अप्रोच की वजह से क्या हुआ कि इनकी ये पॉलिटिक्स जो है अफेक्ट हुई। एक ग्रुप के अंदर एक जो यूनिवर्सल कैटेगरी थी वुमेन की, उसके अंदर ही क्या हुआ, डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो इन्वॉल्व है अब। सही है। तो इसलिए जो हमने सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में सिस्टरहुड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सिस्टरहुड का कॉन्सेप्ट ये था कि उनके एक्सपीरियंसेस भी सेम है, उनके ग्रीवेंसेस भी सेम है, हर चीज सेम है, इसलिए उनका सोल्यूशन भी सेम है, ठीक है। वो यूनिवर्सल कैटेगरी वाला कॉन्सेप्ट। तो पोस्ट मॉडर्न तो इसको क्या कहता है? गलत। पोस्ट मॉडर्न कहता है कि सिस्टरहुड नहीं है, वुमेन सॉलिडेरिटी है। यानी मुख्तलिफ औरतों के, मुख्तलिफ जो फेमिनिस्ट हैं उनको मिला के वो ऑन पॉइंट है अपनी अपनी सिचुएशन के लिहाज से, अपने अपने ग्रीवेंसेस के लिहाज से सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये जो आपका राइज ऑफ एलजीबीटीक्यू है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट है आपका पोस्ट फेमिनिज्म, ये रह जाना है तो इसलिए मैं इसको अभी बता दूं। पोस्ट फेमिनिज्म इज नॉट इक्वल टू पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये और है, ये और है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। सवाल इस पे आए तो आप लोगों ने ये नहीं लिख देना। बात समझ आ रही है? जो पोस्ट फेमिनिज्म है ना, इसका मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ। ये ज्यादा मर्दों की एक मूवमेंट है। वो कहते हैं कि फेमिनिज्म के बाद वाला एरा, वो कहते हैं दुनिया में बड़ी जेंडर इक्वालिटी आ गई सोसाइटी में, औरतें जो है अब ज्यादा प्रेस्टिजियस पोजीशंस पे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? फेमिनिज्म मूवमेंट, ये सारे चैप्टर्स को हमें क्लोज कर देना चाहिए। जो औरतों का एजेंडा था वो उन्होंने अटेन कर लिया है, तो इसलिए अब जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हमें क्या कर देना चाहिए? खत्म। सही है। लेकिन फेमिनिस्ट इसको एज अ थ्रेट देखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, जो वुमेन के इश्यूज हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, लोगों की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी वुमेन के इश्यूज से। सुसान फेलूदी राइटर हैं, उन्होंने इन रिस्पॉन्स टू पोस्ट फेमिनिज्म एक बुक लिखी है, ये लिख लें इसका नाम, द अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट अमेरिकन वुमेन। सही है। द अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट अमेरिकन वुमेन, ये एक क्रिटिसिज्म है, एक बैकलैश है किसको? पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म को। क्योंकि क्या है कि वो कहती हैं, इस बुक में राइटर ने एक्सप्लेन किया है
कि जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट है दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम वुमेन इश्यूज। सही है। एंड पे अच्छा एक रह गया आप लोगों का कंपैरिजन, वो हम नेक्स्ट क्लास में ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, शहरियार की क्लास है, हम उसको कर लेंगे। दैट कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास में हम पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे, थेरीज का ओवरव्यू लेंगे, इनको रिवाइज करेंगे, फिर हम अगला चैप्टर जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे। आप लोग ठीक है। लव